इश्कबाज सेशन 2 चैप्टर 243। हूँ कि मास्टर रॉकी कैसी चाय बनाते हैं, क्योंकि मुझे याद है उन्हें अपनी कॉफ़ी में शुगर भी बिल्कुल नाप के चाहिए। और पीटर की क्यूरियोसिटी देखकर आशी, गोरी और समर मुस्कुराने लगे। अब चारों के चारों किचन के दरवाजे पर सिर्फ अपना सर बाहर की तरफ निकाले हुए किचन में देख रहे थे, और तभी अचानक ही उनके पीछे से एक और बड़ा सा सर नजर आया, जिसे देखकर चारों डर गए। लेकिन अगले ही पल उन चारों के दिल पर हाथ आ गया। वह ठंडी ठंडी सांस लेने लगे, क्योंकि यह अथर्व था जो रॉकी को चाय बनाते हुए देखने आया था। अथर्व भाई, आप यहाँ? हाँ, मैं आखिर में इतना अच्छा नज़र कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि आखिर मेरी बहन का लाइफ पार्टनर उसके लिए कैसी चाय बनाकर उसे पिलाएगा। ये सचमुच काफ़ी फनी है। काश यह नज़ारा रोज हमें देखने को मिलता। अथर्व की बात सुनकर सभी बच्चे मुस्कुराते हुए किचन में देखने लगे, और रॉकी बेचारा अभी भी गैस का लाइटर जलाते हुए टक टक कर रहा था। और फाइनली गौरी को रॉकी की यह हालत देखी नहीं गई। वह यूं ही किचन के दरवाजे पर खड़े अपनी मंडी अंदर रसोई की तरफ डाले हुए बोली, रॉकी भैया नीचे से रेगुलेटर तो चला लीजिए, वरना आपकी ये चाय बीरबल की खिचड़ी की तरह 10 दिन तक बनती रह जाएगी। और गौरी की आवाज सुनकर रॉकी का ध्यान दरवाजे की तरफ गया, जहां गौरी और बाकी सभी लोग खड़े थे। रॉकी को अपनी तरफ देखते ही सभी तुरंत ही छुप गए, लेकिन रॉकी ने उन सबको देख लिया था। पर फिलहाल उसके पास किसी से भी बहस करने का टाइम नहीं था। उसने गौरी की बात पर ध्यान देते हुए नीचे रेगुलेटर की तरफ देखा, जो कि ऑफ था, और अब वह अपनी जीभ दांतों से काटते हुए मुस्कुराकर गौरी से बोला, थैंक यू गौरी। और गौरी ने मुस्कुराकर योर वेलकम कहकर अपना थम्स अप दिखा दिया, जैसे वह रॉकी के साथ हो। गौरी का सपोर्ट मिलता हुआ देखकर रॉकी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, और अब वह जल्दी से चाय बनाने के लिए पतीला रख देता है, लेकिन अब उसे क्या डालना है ये तो पता ही नहीं था। गौरी दोबारा रॉकी की हेल्प के लिए जैसे ही मुंह खोलकर पानी बोलने वाली थी, तभी समझ नहीं जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखा और उसके कानों के पास कहा, चुप कर मेरी महान आत्मा, वह जो कर रहा है उसे करने दे और चुपचाप देख। यह नज़ारा हर रोज देखने को नहीं मिलता। वह इतना इडियट है, उसे इतना भी नहीं पता कि इंटरनेट पर चाय बनाने की बहुत सारे रेसिपी हैं। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल भी कर ले, पर नहीं, उसे तो बहस करना है। तो बस चुपचाप हम उसके कान देखते हैं। तुझे रहना है तो रह, नहीं तो भाग जा, हमारा नज़ारा खराब मत कर। समर बिल्कुल सही कह रहा है गौरी, इसने मेरी बहन को बहुत रुलाया है, अभी थोड़ा इसकी भी रोने की बारी है। कहते हुए आशी ने समर की तरफ देखा, और आशी को भी अपनी टीम में देखकर समर ने उसे हाई फाई दिया, जो देखकर गौरी का मुंह बन गया, क्योंकि उसे बेचारी रॉकी की हालत पर तरस आ रहा था। और वही रॉकी जो बेचारा न जाने कब से अपना चाय का बर्तन जला रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था वह इसका क्या करे। उसने तुरंत ही गैस बंद कर दिया और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ते हुए कहा, यार मुझे तो चाय बनानी आती ही नहीं, अब मैं क्या करूं? हाँ, पीटर से पूछता हूँ। कहते हुए वह वहां से जाने लगा। तभी अचानक ही उसे ख्याल आया कि वह किसी की हेल्प नहीं ले सकता, और अब वह अपने सर पर टिपली मारते हुए बोला, ओहो पीटर की हेल्प तो नहीं ले सकता, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं? तभी उसके दिमाग की बत्ती जली, और वह जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर उसमें चाय बनाने का ट्यूटोरियल देखने लगा, जो देखने के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अब वह बताए हुए अनुसार बर्तन में पानी डाल देता है और गैस ऑन करके चाय का मसाला ढूंढने लगा। अचानक ही उसके हाथ में एक मसाला आया, जो कि ट्यूटोरियल के वीडियो में दिख रहे मसाले से मैच कर रहा था। रॉकी ने ही वह मसाला एक चम्मच भरकर चाय में डाल दिया, उसमें दूध डाल दिया और फिर चीनी ढूंढने लगा। अचानक ही उसे एक पीस हुआ व्हाइट पाउडर नजर आया, और उसने उसे भी डाल दिया। थोड़ी ही देर में उस चाय के ऊपर सफेद रंग की पपड़ी जमने लगी, और ये देखकर रॉकी परेशान होते हुए बोला, ये इसमें व्हाइट क्या है? शायद दूध की मलाई है। अरे वाह, ये चाय तो बहुत अच्छी लगेगी। कहते हुए रॉकी के चेहरे पर एक मुस्कान थी, और वही किचन के दरवाजे पर खड़े अथर्व, आशी, समर और गौरी हैरान होते हुए एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था रॉकी क्या क्या डाल रहा है, क्योंकि इस वक्त रॉकी जहां था, रॉकी की पीठ उन लोगों को नजर आ रही थी। तभी आशी समर की तरफ देखते हुए बोली, ए समर, तुझे लगता है कि वह चाय बना लेगा? पता नहीं, लेकिन उसके चेहरे की स्माइल देखकर तो वह काफी खुश लग रहा है। मुझे लग रहा है कि वह कर लेगा। और गौरी भी हाँ में सर हिलाती है, लेकिन आशी ना में, अथर्व भी ना में सर हिलाता है। अब आशी समर की तरफ देखते
हुए बोली वह नहीं कर पाएगा लगी शर्त। समर पहले रॉकी के चेहरे की तरफ देखा है और उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर हाँ में सर हिलाते हुए बोला हाँ लगी, लेकिन 50 उठक बैठक की, क्योंकि मुझे तुझसे बदला लेना है। तूने मेरी हड्डियां तुड़वाई थी मेरे पीछे घोड़ा दौड़ा कर। हाँ लगी शर्त, तेरा ये सपना सपना ही रह जाएगा और तू अपनी हड्डियां तुड़वाने के लिए दोबारा तैयार रह। वही हॉल में बैठे हुए घर के सभी बड़े लोग आपस में एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और रॉकी का चाय लाने का इंतजार कर रहे थे। तभी निकिता एना की तरफ देखते हुए बोली है एना, ये तुम्हारा बेटा इतनी देर किचन में कर क्या रहा है? कहीं बीरबल की खिचड़ी तो नहीं बना रहा जो हमें 10 दिन बाद मिलेगी? कहते हुए निकिता के चेहरे पर एक मुस्कान थी और उसकी बात सुनकर एना ने मुंह बनाते हुए उसे गुस्से से घूर कर देखते हुए कहा, निकिता तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है? तो मेरे बेटे को और कितना परेशान करने वाली हो, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और यह सुनकर निकिता मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कानों में बोली, बस थोड़ी देर यार, थोड़ा सा पेशेंस रखो जरा, मेरी बेटी का चेहरा देखो, अपने होने वाले पति की खींचाई देखकर उसकी क्या हालत हो रही है। वैसे सच बताऊं, पेशेंस लेवल में सिर्फ तुम्हारे बेटे का नहीं बल्कि अपनी बेटी का भी चेक कर रही हूँ, और मैं जो कर रही हूँ उसके पीछे एक रीजन है। तुम बस देखती जाओ, बहुत जल्द तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। कहते हुए निकिता धीरे से एना से दूर हुई। उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी जो देखकर एना कंफ्यूज होते हुए बोली, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? बस देखती जाओ, कहकर निकिता ने पलटकर अपनी बेटी नताशा की तरफ देखा जो कि क्यूरोस होते हुए किचन के दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। इस वक्त उसकी आंखों में एक उम्मीद और थोड़ी तकलीफ थी रॉकी को तकलीफ में देखकर, क्योंकि वह जानती थी रॉकी बहुत कोशिश कर रहा है। अब उसे भी रॉकी के लिए बुरा लग रहा था। और थोड़ी ही देर में सभी बच्चे दौड़ते हुए जल्दी से उन लोगों के पास आए। सभी बच्चों को उछलते कूदते हुए देखकर निकिता ने हैरान होते हुए पूछा, क्या खबर है? बहुत डेंजर, वह बस आ रहा है मासी, कहते हुए आशी जल्दी से कूदकर निकिता के बगल में सोफे पर बैठ गई। अथर्व जल्दी से रुद्र के पास बैठा, समर जल्दी से नताशा के पास बैठा और उसकी बगल में गौरी बट भी जल्दी से उन लोगों के पीछे एक कोने पर जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि वह भी यह नज़ारा देखना चाहता था। राका तो अभी तक एक कुर्सी पर बैठे हुए यह नज़ारा देखना चाहता था और याना भी शांति से बैठी हुई थी। दरअसल रॉकी की हालत देखने के लिए सभी लोग बहुत क्यूरियस थे। और थोड़ी ही देर में रॉकी अपने हाथों में चाय की ट्रे लेकर उन लोगों को आता हुआ नजर आया। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, वह नताशा को देखते हुए आ रहा था और रॉकी के चेहरे की मुस्कान देखकर नताशा को भी अपने दिल में कुछ ठंडक महसूस हुई। तभी रॉकी ने सबके सामने चाय सर्व की और निकिता बड़े ही स्टाइल के साथ एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर चाय का कप अपने हाथों में लेती है। उसने एक नज़र रॉकी को और दूसरी नज़र चाय में देखा। वह थोड़ी सी कंफ्यूज होते हुए बोली, ये चाय इतना दानेदार क्यों है? तुमने इसमें क्रीम डाली है क्या? नहीं आंटी, शायद मैं दूध ज्यादा डाल दिया है, आप पीकर देखिए ना, आपको अच्छा लगेगा। हम्म कहते हुए निकिता ने चाय की एक सिंपली और सभी लोग अपनी मंडी बाहर की तरफ निकले हुए हैरानी से निकिता के चेहरे की एक्सप्रेशन देखने के लिए बेचैन थे। राहुल, एना, रुद्र, समर ने भी अपने मुंह में क्यूरोस होते हुए जल्दी से चाय डाली और अगले ही पल अचानक ही वह तुरंत ही चाय की कुल्लियां होने लगी। सबके मुंह से पूछ पूछ आपकी आवाज के साथ चाय बाहर आने लगी और ऐसा होते ही सभी बाकी के लोग हैरान रह गए जो कि अब चाय पीने ही वाले थे। आशी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि वह जानती थी वह शर्त जीत गई है। उसने अभी चाय नहीं पी थी। रॉकी के चेहरे का रंग उड़ गया और तभी निकिता जल्दी से चाय का कप टेबल पर रखते हुए रॉकी की तरफ देखते हुए बोली, अरे तुम हमें जहर देना चाहते हो क्या? आखिर तुमने इस चाय में क्या मिलाया है? और यह सुनकर रॉकी जल्दी से चाय के कप की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही है? मैंने तो बस वही डाला है जो चाय में डालता है, चाय का मसाला, दूध, चीनी और चाय पत्ती। अगर तुमने ये चीज डाली है तो यह इतनी जहरीली क्यों लग रही है? और यह सुनकर रॉकी कंफ्यूज था। तभी पीटर आगे आते हुए बोला, मास्टर आपने चाय का मसाला कहाँ से डाला? चाय का मसला तो था ही नहीं और चीनी वह भी नहीं है, यहाँ तो शुगर रखा है, वह भी ब्राउन। पीटर की बात सुनकर रॉकी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, अरे चाय का मसाला रखा तो है नीचे वाले ड्रोमे के सेकंड सेक्शन में और व्हाइट कलर की चीनी भी है, बस ज्यादा बारीक है उसी के बगल में।
और यह सुनकर पीटर जल्दी से किचन में दौड़ा। वह दोनों डब्बे लाकर दिखाते हुए बोला, क्या आपने ये डाले हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, यही तो डाले थे, कहते हुए रॉकी के चेहरे पर कॉन्फिडेंस था। और तभी पीटर अपना माथा पीटते हुए बोला, सॉरी मास्टर, गलती मेरी है, मुझे आपके किचन में जाने से पहले बताना चाहिए था कि इसमें चीनी नहीं है बल्कि बेकिंग पाउडर है, और यह चाय का मसाला नहीं है बल्कि गरम मसाला है, जो कि क्वीन के कहने पर यहाँ पर है क्योंकि उन्हें खाने में गरम मसाला पसंद है। और यह सुनकर निकिता हैरान होते हुए बोली, इसका मतलब तुमने हमें गरम मसाला और बेकिंग पाउडर वाला चाय पिलाया है? तो रॉकी, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम इस टारगेट में भी फेल हो गए और तुमने ये साबित कर दिया कि तुम हमारी बेटी को खुश नहीं रख सकते। हम सॉरी, लेकिन अब नताशा की शादी तुमसे नहीं हो सकती। और निकिता के स्पेशल को सुनकर रॉकी के पैरों तले जमीन निकल गई। उसका चेहरा मायूस हो गया। वह अपनी उदास नजरों से नताशा की तरफ देखने लगा और नताशा वह भी रॉकी की तरफ उदास नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में नमी आने लगी थी, लेकिन अगले ही पल वह गुस्से से अपनी जगह से खड़ी हुई और निकिता पर चिल्लाते हुए बोली, बस मॉम, बस बहुत हो गया आपका, कब से देख रही हूँ आप बेचारे रॉकी को कब से परेशान कर रही हैं। अरे वह बेचारा इतनी कोशिश कर रहा है, क्या आपको उसकी कोशिश नजर नहीं आ रही? क्या आपको जरा भी इस बात का रियलाइजेशन है कि आप ये सब करके उसे किस हद तक नीचा दिखा रही हैं? मैं मानती हूँ कि मुझे आप लोगों ने एक राजकुमारी की तरह पाला है, तो मॉम आप इस बात को नजरअंदाज कैसे कर सकती हैं कि रॉकी भी अपने घर में एक राजकुमार की तरह रहा है? उसने कभी एक गिलास पानी भी उठाकर पिया नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद वह मेरे लिए ये सब कर रहा है सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को इम्प्रेस कर सके। लेकिन आप लोग उसकी डेडिकेशन को देख ही नहीं रहे बल्कि उसे अलग अलग तरीके से परेशान कर रहे हैं। मैं पूछती हूँ, आखिर क्या जरूरत है ये सब करने की? आप भूल रही है वह मेरा पति है और उसे पूरा हक है मुझे अपने साथ रखने का, लेकिन इसके बावजूद वह आप लोगों की रजामंदी चाहता है, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उसे इस बात का रियलाइजेशन है कि उसने मुझे बहुत तकलीफ दिया है और वह अपनी इन गलतियों को सुधारना चाहता है, और आप लोग हैं कि उसका साथ देने की जगह उसे परेशान कर रहे हैं। मॉम, मैं मानती हूँ आप मेरी मॉम है, आपको हक है मेरा सही और गलत सोचने का, लेकिन रॉकी भी मेरा पति है और मैं अपनी आंखों के सामने उसकी इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती। और अब मैं फैसला ले चुकी हूँ, आप चाहे या ना चाहे मुझे अपने पति के साथ रहना है, और ऐसा करने से आप लोग मुझे नहीं रोक सकते। कहते हुए नताशा अपनी जगह से हटकर रॉकी के पास आई और उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए अपनी माँ रुद्र और अथर्व की तरफ देखते हुए बोली, हम दोनों पति पत्नी है और हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, ये हमारा हक है और हमारा आखिरी फैसला भी। अगर आप लोगों को यह एक्सेप्ट है तो ठीक है, वरना मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि जिस जगह मेरे पति की इज्जत नहीं वहाँ मैं कभी नहीं रहूंगी। कहते हुए नताशा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रॉकी की तरफ देखने लगी और रॉकी नताशा की बातों को सुनकर उसे समझाते हुए बोला, नताशा प्लीज ऐसा मत करो, वह तुम्हारी मॉम है और मैं कोशिश कर रहा हूँ ना उनका दिल जीतने के लिए, प्लीज तुम उन्हें और हट मत करो। वैसे भी मेरी बेवकूफियों के कारण तुम और वह लोग काफी हट हो चुके हैं, मैं अब कोई भी गलती नहीं करना चाहता। लेकिन रॉकी, कहते हुए नताशा उसे समझाने की कोशिश कर रही थी और रॉकी अपनी आंखों से उसे इशारा कर रहा था। और तभी अथर्व गुस्से से नताशा को डांटते हुए बोला, नताशा बिहेव योरसेल्फ, ये कौन सा तरीका है मॉम से बात करने का? और तभी अथर्व की बात सुनकर निकिता उसे अपना हाथ दिखाकर रोक देती है और अब अपनी जगह पर खड़ी होते हुए बोली, ओह तो फाइनली तुम्हें रियलाइज हो ही गया कि रॉकी तुम्हारा पति है और तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट के लिए आवाज उठानी चाहिए, उसे वक्त देना चाहिए, उसे मौका देना चाहिए या फिर उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। नताशा, तुम्हें नहीं लगता बेटा कि तुमने ये सब कहने में कुछ देर कर दी है? और अपनी मॉम की बात सुनकर नताशा हैरानी से उन्हें देखने लगी। नताशा को अपनी मॉम की बात समझ नहीं आ रही थी। नताशा की आंखों में ना समझी को देखकर निकिता ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, मेरी बातें समझ नहीं आ रही? ठीक है, मैं तुम्हें समझती हूँ नताशा, शादी सिर्फ अग्नि के आगे 7 फेरे या चुटकी भर सिंदूर नहीं होता, बल्कि शादी एक वादा होता है, एक जिम्मेदारी होती है, एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे की गलतियों को माफ करके उसे सही करने की कोशिश शादी कहलाती है। अगर एक दूसरे के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे खत्म कैसे किया जाए, ये समझदारी होती है।
मैं मानती हूँ तुम दोनों की शादी काफी अजीब परिस्थितियों में हुई थी। तुम्हारे दिल में रॉकी के लिए प्यार था, लेकिन रॉकी के दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था। ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती थी। रॉकी को तुम्हें एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि तुम दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, और सही अंडरस्टैंडिंग के लिए एक दूसरे के साथ रहना जरूरी है ताकि एक दूसरे को वक्त दो, उन्हें समझाने की कोशिश करो। और यह मौका कृष्ण ने तुम लोगों को दिया था, लेकिन इसके बावजूद ना ही तुम इस चीज का सही फायदा उठा सकी। तुमने रॉकी को समझा ही नहीं और रॉकी ने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की, और इसका रिजल्ट हुआ 0-0। रॉकी ने जाने अनजाने तुम्हें हट कर दिया और तुम उसके दिए हुए दर्द को बर्दाश्त करते हुए सिर्फ रोती रही। तुमने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि रॉकी क्या चाहता है और उसकी ना को हाँ में कैसे बदल जाए। तुम बताओ, क्या तुमने कभी रॉकी को करीब से जानने की कोशिश की? क्या तुमने उसके साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के सपने देखने के अलावा उसे इस बात का रियलाइज करने की कोशिश की कि तुम उसके लिए किस तरह से परफेक्ट हो, वह तुम्हारे साथ क्यों रहे? क्या उसे कोई वजह दी? तुमने किसी को दिल में बसाना बहुत आसान होता है बेटा, लेकिन उसके लिए डेडिकेटेड रहना बहुत मुश्किल होता है। रॉकी ने तुम्हें हर्ट किया, यह उसने गलती की थी, लेकिन तुम उसके दी हुई तकलीफों को अपने दिल से लगाकर बैठ गई और एक दिन तुमने अचानक ही यह फैसला ले लिया कि तुम्हें अब उसके साथ नहीं रहना। लेकिन किस्मत का खेल देखो, उसी दिन रॉकी को यह एहसास हुआ कि उसे अब तुम्हारे साथ रहना है, लेकिन अब गलतियां करने की बारी रॉकी की थी। उसने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, तुम क्या चाहती हो ये जानने की कोशिश नहीं की। उसे सिर्फ अपनी फीलिंग का, अपनी खालीपन का एहसास हुआ और वह आ गया तुम्हें हासिल करने, किसी भी कीमत पर, अपनी जिद पर। और फिर से हुई एक नई शुरुआत गलतियों की। तुम उसे माफ करना नहीं चाहती थी और रॉकी सही से माफी मांगना नहीं चाहता था। उसने तुम पर अपना हक जताया, प्यार नहीं जताया, और तुमने उससे प्यार की उम्मीद की, लेकिन उसे उसका हक नहीं दिया। और निकिता की बात सुनकर नताशा अपना सर शर्म से झुका लेती है, लेकिन हक की बात भी उसे समझ नहीं आई। नताशा एक बार फिर ना समझी में अपनी माँ को देखने लगी। तभी निकिता मुस्कुराते हुए बोली, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हक से मेरा मतलब बॉडी नहीं है, क्योंकि बॉडी किसी भी रिश्ते की जरूरत हो सकता है, चाहत नहीं चाहत होती है। अंडरस्टैंडिंग की भरोसे की बॉडी सिर्फ उसमें फ्लेवर का काम करती है। तुम्हें रॉकी को भरोसे का हक देना चाहिए था, अंडरस्टैंडिंग का हक देना चाहिए था। उसे एक बार अपनी बात सही से कहने का मौका देना चाहिए था। यहाँ गलती रॉकी की भी थी। रॉकी, तुमने हर चीज में जल्दबाजी की। सबसे पहले नताशा को अपनी लाइफ से निकालने की जल्दबाजी, इसके लिए तुम्हें जो भी सही लगा तुमने किया, ये जानने के बावजूद कि तुम ये गलत कर रहे हो। और फिर अचानक तुम्हें अपनी फीलिंग का एहसास होने लगा और तुमने एक बार फिर जल्दबाजी की, नताशा पर अपना हक जताने की, बिना उसे समझने की कोशिश किए। तुमने उसे प्यार से समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि फोर्स करने की कोशिश की। और इस बीच तुम दोनों अपने पर्सनल लाइफ को पब्लिक कर चुके थे। मैं मानती हूँ रिश्ते जब नाजुक दौर से गुजरने लगे और खुद को कुछ समझ ना आए तो फैमिली की हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन ये हेल्प किस तरह लेनी चाहिए तुम दोनों ने यह नहीं समझा बेटा। फैमिली तुम लोगों को रास्ते दिखा सकती है, लेकिन उसे पर किस तरह से चलना है ये तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा, क्योंकि लाइफ तुम्हारी है। ये तो अच्छा है कि राहुल और ऐना अंडरस्टैंडिंग है, वरना तुम लोग जानते हो तुम दोनों की बेवकूफ़ी के कारण तुम दोनों सेपरेट हो सकते थे। बेटा मेरी एक बात याद रखना, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही ज्यादा नाजुक होता है, बिल्कुल एक रेशम के धागे की तरह। दिखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन जरा सी गलती इसे तोड़ सकती है या फिर इसमें गांठ लगा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ये रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। इसीलिए तुम लोगों को ये चाहिए कि अपने रिश्ते खुद ही सुलझाने की कोशिश करो, प्यार से, सलाह से और ठंडे दिमाग से। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो बैठकर बात करो, क्या चाहते हो उसे क्लियर करो, और सबसे बड़ी बात, सामने वाले को समझने की कोशिश करो। एक बार खुद को उसकी जगह रख कर देखो, और अगर इसके बावजूद कुछ समझ ना आए तो किसी से सलाह ले सकते हो, पर उन्हें इतना हक मत दो कि वह तुम्हारी लाइफ का डिसीजन ले सके। नताशा, तुमने आंखें मूंद कर अपनी लाइफ का डिसीजन दूसरों पर छोड़ दिया, और रॉकी इस डिसीजन को सुनकर गुस्से से पागल हो गया। नताशा, जब कृष्ण ने तुमसे पूछा कि क्या तुम्हें समर से शादी करनी है, तुम्हारे पास ऑप्शन था बेटा, तुम्हारे पास ऑप्शन था। एक बार ठंडे दिमाग से रॉकी के साथ बैठकर अपनी बात कहने का और अपनी बात रखने का। रॉकी के पास ऑप्शन था तुम्हें अच्छे से समझाने का, तुमसे रिक्वेस्ट करने का, अपनी फीलिंग समझने और
समझाने का, लेकिन तुम दोनों ने इस ऑप्शन को ठुकरा दिया और दूसरे ऑप्शन को चुना जो तुम दोनों के रास्ते को अलग कर रहे थे। रॉकी गुस्से में आकर सबसे जिद करने लगा, विद्रोह छेड़ दिया उसने कि वह तुम्हें किसी भी कीमत पर किसी और का नहीं होने देगा। और उसने गुस्से में ये कहा कि वह अपनी चीज किसी और का नहीं होने देगा, वह हर बार कृष को जीतने नहीं देगा, क्योंकि कृष ने हमेशा उससे उसका हक छीना है। और यह बात तुम्हें बुरी लग गई, तुमने खुद को रॉकी की नजरों में एक ट्रॉफी समझा जिसे रॉकी जितना चाहता है, जो शायद कहीं ना कहीं सही भी था। यहाँ रॉकी से यह गलती हुई कि उसने अपने बचपन की जलन को अपनी शादीशुदा रिश्ते में लाने की कोशिश की, जो कि गलत था। लेकिन यहाँ भी तुम दोनों के पास एक ऑप्शन था, अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करने का और अपने पार्टनर को एक मौका देने का, लेकिन तुम दोनों ने ऐसा नहीं किया। और इसीलिए हम सबको यह नाटक करना पड़ा ताकि तुम दोनों अपनी फीलिंग समझ सको। आज रॉकी को अपनी फीलिंग का एहसास हुआ जब उसने ये देखा कि वह तुम्हें हमेशा के लिए खो देगा, तुम किसी और की हो जाओगी। और फाइनली वह सही रास्ते पर आया, और जब उसने सिर्फ कुछ घंटे तुम्हारे साथ प्यार से बिताए, तुम्हें अपनी फीलिंग दिल से महसूस करवाए, फाइनली तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और तुमने यह फैसला लिया कि तुम्हें उसके साथ ही रहना है। तुमने उसे मौका देने का फैसला लिया। अगर यही सब कुछ तुम दोनों पहले कर लेते तो हम लोगों को बीच में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब रॉकी को अपनी गलती का एहसास था, उसने यहाँ आकर हमसे रिक्वेस्ट की कि हम लोग उसे भी एक्सेप्ट कर ले तुम्हारे पति के रूप में। तो हमने बस यूं ही रॉकी को परेशान करने के लिए उससे घर के छोटे मोटे काम करवाएं, और रॉकी भी यह करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वह तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता था, वह हमें मनाना चाहता था ताकि तुम्हें अपने पति और माँ बाप में से किसी एक को ना चुनना पड़े। और यहाँ रॉकी तुम्हारे लिए झुका, सॉफ्ट हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुआ, जो कि उसे पहले होना चाहिए था। हम लोग तो इस वक्त इम्प्रेस हो गए थे जब रॉकी ने तुम्हारे लिए ये सब काम करने की हाँ कही थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने यह उससे करवाया, क्योंकि हम तुम्हारी आंखों में देखना चाहते थे, तुम्हारी जुबान से सुनना चाहते थे कि रॉकी तुम्हारा पति है और तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा। माँ बाप इम्पोर्टेंट है मुझे पता है, लेकिन पति की अपनी एक रिस्पेक्ट है और उसे अच्छे से मेंटेन करके रखना पत्नी की जिम्मेदारी है। अपने पति को रिस्पेक्ट दो, अगर वह गलत है तो उसे समझाने की कोशिश करो, लेकिन कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे तुम्हारे पति या ससुराल वालों की इंसल्ट हो, चाहे इंसल्ट करने वाला तुम्हारा अपना ही क्यों ना हो। सही और गलत की परख रखो, और सबसे बड़ी बात, अगर तुम दोनों में कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले साथ में बैठकर उसे प्रॉब्लम को डिस्कस करो, उसे सुझाने की कोशिश करो, बड़ों से सलाह लो, लेकिन फाइनल डिसीजन तुम खुद लो। नताशा तुम मेरी बेटी हो, मैं हमेशा चाहूंगी कि तुम खुश रहो, और एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें सही संस्कार ही दूंगी। कहते हुए निकिता के चेहरे पर एक मुस्कान थी, और उसकी बात सुनकर एना काफी इम्प्रेस थी। अब रॉकी और नताशा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। नताशा की आंखों में नमी आने लगी थी, उसने रॉकी की तरफ देखते हुए उससे माफी मांगते हुए कहा, एम सॉरी रॉकी, मुझसे गलती हो गई, मुझे हम दोनों के बीच किसी और को नहीं लाना चाहिए था। और नताशा की बात सुनकर रॉकी ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, बट आई प्रॉमिस कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों बच्चों को देखकर बड़ों के चेहरे पर मुस्कान थी। अब दोनों बच्चों ने अपने घर में सभी बड़ों से माफी मांगी, यहाँ तक कि रॉकी ने अथर्व से भी माफी मांगी। तभी रॉकी थोड़ा खुश और एक्साइड होते हुए नताशा और रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, तो इसका मतलब हम लोग साथ रह सकते हैं, आप लोगों ने हमें परमिशन दे दी। और रॉकी के चेहरे पर एक्साइटमेंट देखकर नताशा के चेहरे पर एक मुस्कान थी। तभी घर में सभी लोग मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे और आंखों ही आंखों में कुछ बातें कर रहे थे। निकिता जल्दी से आगे आते हुए नताशा का हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपने पीछे करते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, हमारे कहने का यह मतलब तो नहीं था। अब निकिता की बात सुनकर रॉकी और नताशा के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। तभी नताशा जल्दी से अपनी माँ से बोली, लेकिन मॉम अभी तो आपने, कहते हुए नताशा उम्मीद भरी नजर से रॉकी को देख रही थी। और तभी अथर्व आगे आते हुए बोला, इतनी आसानी से माफी नहीं मिलेगी, तुम लोगों ने जो गलती की है पहले उसे सुधारो। गलती सुधारे, लेकिन कैसे, हमने तो माफी मांग ली है, कहते हुए रॉकी मायूस हो गया। और तभी रुद्र मुस्कुराते हुए आगे आकर बोला, माफी मांग कर तुम लोगों ने अपनी गलतियों की माफी मांगी है,
गलती को सुधारा नहीं है, गलती सुधारनी अभी बाकी है। और यह सुनकर रॉकी और नताशा परेशान होते हुए एक साथ बोले, गलती सुधारनी बाकी है मतलब शादी। कहते हुए हाल में खड़े सभी बच्चे बड़े एक साथ जोर से चिल्लाए, तुम लोगों को दोबारा शादी करनी पड़ेगी, ग्रैंड शादी बड़ों के आशीर्वाद से। और शादी का नाम सुनते ही रॉकी और नताशा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और आशी ने मुस्कुराते हुए दोनों से कहा, अरे अब खड़े खड़े मुस्कुराते रहोगे या बड़ों का आशीर्वाद भी लोगे यार, तुम दोनों के सास ससुर सामने खड़े हैं, कम से कम उनका आशीर्वाद तो ले लो। ओ हाँ, कहते हुए दोनों जल्दी जल्दी सबका आशीर्वाद लेने लगे और तभी निकिता उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए बोली, चलो भाई अब सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई और हल्दी की सेरेमनी का अरेंजमेंट भी हो गया है, तो लगे हाथ हल्दी की सैर बनी भी कर लेते हैं, कल मेहंदी और संगीत है और परसों शादी। निकिता की बात सुनकर घर में सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे। आशी, समर और गोरी तो कूदने ही लगे और तभी समर खुशी से उछलते हुए बोला, ये मेरी शादी इस रोंदू बिल्ली से नहीं होगी, ये थैंक्स यार रॉकी, सही टाइम पर अपनी गलती का रियलाइजेशन करने के लिए, वरना मुझे तो डर लग रहा था इस क्राई बेबी की शादी सच्ची में मुझे ना हो जाए। ये सुनकर नताशा उसे घूर कर देखने लगी और तभी रॉकी मुस्कुराते हुए समर को गले लगाते हुए बोला, थैंक्स यार, तू नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं था। अरे थैंक्स की जरूरत नहीं है यार, तू भाई है मेरा, कहते हुए समर भी उसे गले लगा लेता है। और तभी निकिता रॉकी की तरफ देखते हुए बोली, एक थैंक्स क्रिश को भी बनता है रॉकी, यह आज जो कुछ भी हुआ इसका सबसे बड़ा क्रेडिट क्रिश को ही जाता है, ये सब प्लान उसी का था तुम्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन करवाने के लिए। और निकिता की बात को सुनकर रॉकी हैरान था, वह अभी सोच ही रहा था कि तभी क्रिश हमेशा की तरह अपने चेहरे पर ठंड और लिए हाल में दाखिल हुआ। वह अपनी नीली नजरों से सबको एक नजर देखकर तेज कदमों के साथ कमरे की तरफ जाने लगा। तभी राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।